कहानी के शुरुआत में शहर में एक बदनाम अपराधी गैंग को देखते हैं। उनके बॉस का नाम माइकल है, जो खुद को ब्लैक रॉबिन हुड कहता है, लेकिन वह ड्रग्स बेचता है, फिरौती के लिए लोगों का अपहरण करता है और वेश्यावृत्ति का धंधा चलाता है। कोई भी बुरा काम ऐसा नहीं है जो उसने ना किया हो। कई अमीर और ऊंची जाति के लोग उसकी वजह से नुकसान उठा चुके हैं। असल में माइकल को बहुत पहले जेल में होना चाहिए था, लेकिन उसके पास एक शाही राजकुमारी की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें हैं। अगर यह तस्वीरें बाहर आ जाएं, तो शाही परिवार की बहुत बदनामी होगी। इसी कारण स्थानीय अधिकारी कुछ भी करने से डरते हैं। हर बार जब माइकल को कोई जुर्म करते पकड़ा भी जाता है, तो उसे सबूतों की कमी या दबाव के चलते छोड़ दिया जाता है। इन तस्वीरों को लेकर माइकल बहुत घमंडी और बेखौफ होता जा रहा है। आखिरकार सरकार ने M5 को चुपचाप इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। गुप्त जांच के बाद यह शक पक्का हुआ कि माइकल ने वह तस्वीरें लॉयड्स बैंक के लॉकर में छिपा रखी हैं। इस गुप्त मिशन की पूरी जिम्मेदारी एक सूट पहने आदमी टिम को दी गई। उसे किसी भी तरह से वह तस्वीरें वापस लानी थीं, लेकिन इस काम में A5MI5 का नाम नहीं आना चाहिए। फिर उसी विभाग की एक एजेंट इंग्रेड ने मिशन की पहली चाल चली। उसने हनी ट्रैप प्रेम जाल का इस्तेमाल करके खुद को माइकल के परिवार में घुसा दिया और माइकल के भाई हकी तक पहुंच बनाई। इंग्रेड की यह घुसपैठ MI6 के लिए अहम जानकारी ला सकती थी। दूसरी ओर टिम ने कस्टम विभाग में अपने पद का इस्तेमाल करके अपने पुराने प्रेमी मार्टिन को ड्रग रखने के झूठे केस में फंसा दिया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि मार्टिन एक ऐसे गिरोह को जानता था जो चोरी डकैती में माहिर था। टीम चाहता था कि मार्टिन ने टेरी से कहा कि अगर वह उसके लिए मुखबिर बन जाए तो वह उसे उन लोगों से मिलवाएगी जो बैंक लॉकर से तस्वीरें चुरा सकते हैं। जब काम पूरा हो जाएगा तो बाकी जो भी चीजें मिलेंगी वे चोरों की होंगी। वे जैसा चाहे उनसे निपट सकते हैं, लेकिन पूरी योजना गुप्त रहनी चाहिए। जो भी अंजाम होंगे उनकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। चोरी की टीम का मुखिया टेरी है। वह पहले लंदन की गलियों में बदनाम गुंडा था, लेकिन शादी के बाद उसने सुधरने का फैसला किया। वह अब एक पुरानी कारों की दुकान चलाता है और उसने एक युवा जोड़े को भी काम पर रखा है जो जल्द ही शादी करने वाले हैं। टेरी को लगा था कि वह अब शांति से परिवार पाल सकेगा, लेकिन हाल के वर्षों में नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से कारों की कीमतों में होड़ मच गई, जिससे उसका धंधा बुरी तरह गिर गया। वह कर्ज में डूब गया और हर कुछ दिन में सूदखोर लोग दुकान पर पैसे मांगने आने लगे। इसी बीच मार्टिन, जो टेरी की बचपन की दोस्त और पूर्व प्रेमिका थी, उससे मिलने आई। उसने सीधे कहा कि उसके पास जल्दी अमीर बनने का तरीका है। मार्टिन को अपने बॉयफ्रेंड से पता चला कि पास से गुजरने वाली मेट्रो लाइन लॉयड्स बैंक के अलार्म सिस्टम को प्रभावित करती है। बैंक अब इस सिस्टम को बदलने के लिए 1 हफ्ते तक काम करेगा। इस दौरान अलार्म काम नहीं करेगा। मार्टिन ने खुलकर बताया कि वह बैंक लूटना चाहती है, खासकर तहखाने में रखे प्राइवेट लॉकरों को। उन लॉकरों में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात जैसी चीजें रखी हैं जो अवैध हैं या काले धन का हिस्सा हो सकती हैं। उनके मालिक शायद चोरी की रिपोर्ट भी ना करें। यह मौका एक बार जिंदगी में ही आता है, लेकिन इतना बड़ा काम अकेले नहीं हो सकता था। मार्टिन को टेरी और उसके भरोसेमंद दोस्तों की जरूरत थी। टेरी के लिए यह बहुत लुभावना मौका था, लेकिन जोखिम भी बहुत बड़ा था। उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। वह बाहर से उठकर चला गया। जैसे ही टेरी गया, मार्टिन ने बार में बैठे सूट वाले टिम से बात की कि टेरी इस काम के लिए राजी होगा या नहीं। उसी वक्त टेरी बार में वापस आ गया और उसने मार्टिन को टिम के साथ धीरे धीरे बातें करते देख लिया। फिर वह चुपचाप वहां से निकल गया। टेरी को यह सब उतना सीधा नहीं लगा जितना पहले सोचा था, लेकिन उसे मार्टिन पर भरोसा था कि वह उसे धोखा नहीं देगी। टेरी ने बैंक लूट की योजना अपने 2 करीबी दोस्तों को बताई और उन्हें इस मिशन में शामिल होने के लिए मना भी लिया। एक था डेव, जो एडल्ट फिल्म एक्टर था, और दूसरा था केविन, जो एक फोटोग्राफर था। अगले दिन वे चारों गैरेज में काम करने वाले लड़के एडी की शादी में मिले। उन्होंने एडी और लिली को शादी की बधाई दी और चोरी की योजना पर गुप्त रूप से चर्चा की। मार्टिन ने पहले ही लॉयड्स बैंक में एक लॉकर खुलवा लिया था। मार्टिन ने टेरी को लॉकर दिखाने का बहाना बनाया ताकि उसे बैंक के तहखाने तक ले जाकर वहां की स्थिति दिखा सके।
इस बीच डेव और केविन बैंक के बाहर पर्यटकों का नाटक करते हुए बैंक की बाहर की कई तस्वीरें लेने लगे। उसी समय डेव ने वहां लू वोगल को देखा, एक पुराना बॉस जिसके साथ वह पहले काम कर चुका था। लू वोगल इस कहानी में आगे चलकर एक अहम किरदार बनता है। लू वोगल का भी लॉयड्स बैंक में एक लॉकर था, लेकिन वह डेव को पहचान नहीं पाया, जबकि डेव ने उसे अभिवादन भी किया। इसके बाद चारों ने अब तक मिली जानकारी के आधार पर अगला कदम तय करना शुरू किया। बैंक के बगल में एक फ्राइड चिकन की दुकान थी और उसके बगल में एक लेदर गुड्स चमड़े के सामान की दुकान थी जो बिकने वाली थी। उस दुकान के बेसमेंट का पिछला दरवाजा इमारत के अंडरग्राउंड पार्किंग से जुड़ता था। उन्होंने योजना बनाई कि लेदर की दुकान के बेसमेंट से एक सुरंग खोदकर सीधे बैंक के तहखाने तक पहुंच बनाई जाए। वहां से गहने और कीमती सामान लेकर वे उसी बेसमेंट के पिछले दरवाजे से गाड़ी में बैठकर भाग जाएंगे। अब उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जिसे मशीन और निर्माण कार्य की जानकारी हो। टेरी ने अपने दोस्त बैम्बोस को इसके लिए मनाया, जो सुरंग खोदने का काम संभालेगा। आखिर में उन्होंने एक चालाक ठग को भी शामिल किया, जिसे सब कर्नल के नाम से जानते थे। वह हमेशा एक सज्जन की तरह कपड़े पहनता, शुद्ध अंग्रेजी बोलता और शालीन व्यवहार करता था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह अपराधी है। वह मुश्किल समय में योजना संभाल सकता था। अब टेरी की टीम पूरी हो चुकी थी। काम शुरू करने से पहले टेरी ने अपनी पत्नी को एक रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर पर बुलाया। असल में वह उसे बताना चाहता था कि उसे कुछ समय के लिए परिवार से दूर रहना पड़ेगा। उसने पत्नी विनी से कहा कि वह ज्यादा सवाल ना पूछे, क्योंकि वह अपने परिवार से झूठ नहीं बोलना चाहता। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह अभी कुछ कमाने के लिए जा रहा है ताकि कर्ज चुका सके। उसने विनी से कहा कि वह उनकी दोनों बेटियों को कुछ समय के लिए रिश्तेदारों के यहाँ भेज दी और बस उसके सुरक्षित लौटने का इंतजार करे। अगले दिन 6 लोगों की टीम ने अपना काम शुरू किया। कर्नल ने लेदर की दुकान किराए पर ली और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी ली। दुकान की मरम्मत के बहाने उसने सरकारी दफ्तर से इमारत का नक्शा भी ले लिया और जरूरी औजारों की व्यवस्था की। टेरी और बाकी लोग एक रिपेयर टीम की तरह भूमिगत पार्किंग में घुसे और सभी औजारों को बेसमेंट में ले आए। उनकी हर हरकत टिम की टीम नजर रख रही थी। टिम लगातार इस पूरी स्थिति की रिपोर्ट अपने डायरेक्टर को दे रहा था। टीम की असली योजना यह थी कि टेरी और उसकी टीम जैसे ही चोरी करके बाहर आए, वह मौके पर उन्हें रोककर सारे सबूत अपने कब्जे में ले ले और अगर कुछ गलत हो जाए तो वह मार्टिन से खुद को अलग कर देगा, ताकि MI6 का नाम किसी भी तरह से इसमें ना आए। टेरी और उसकी टीम तैयार थी। उन्होंने योजना बनाई थी कि चोरी का काम सोमवार सुबह बैंक खुलने से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। जैसे जैसे सुरंग गहरी होती गई, खुदाई की तेज आवाज पास की फ्राइड चिकन की दुकान के कामकाज में दिक्कत पैदा करने लगी। दुकान के मालिक ने पुलिस में शिकायत कर दी। कुछ ही देर में पुलिस लेदर गुड्स की दुकान पर पहुंच गई और दरवाजा खटखटाया। सभी लोग घबरा गए और तुरंत काम रोक दिया, लेकिन सौभाग्य से कर्नल ने आगे बढ़कर मामले को समझदारी से संभाल लिया। उसने ऐसा कोई शक नहीं होने दिया। पुलिस को कुछ अजीब नहीं लगा। उन्होंने बस चेतावनी दी और चले गए। अब यह साफ हो गया था कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो बाहर निगरानी रखे। टेरी ने तुरंत एडी को ढूंढा, जिस पर वह बहुत भरोसा करता था। एडी को लूट का हिस्सा नहीं मिलने वाला था, लेकिन टेरी ने वादा किया कि काम खत्म होने के बाद वह अपनी पुरानी कारों की दुकान उसे दे देगा। टेरी ने एडी से कहा कि बैंक के सामने वाली इमारत की छत पर बैठकर चौकसी रखें। अगर कोई हलचल दिखे तो तुरंत वॉकी टॉकी पर जानकारी दे। उसी शाम टिम भी इलाके में आ गया। उसने 2 लोगों को पार्किंग की निगरानी करने भेजा और खुद दुकान पर नजर रखने लगा। टिम एक बार जानबूझकर लेदर दुकान के सामने से गुजरा। एडी ने यह देखा और रिपोर्ट कर दी, लेकिन बाकी लोगों को कोई शक नहीं हुआ। बस मार्टिन को शक हुआ कि वह आदमी टिम ही है। उसने सिगरेट लाने का बहाना किया और पास के बार में जाकर टिम को सारी जानकारी दे दी। लेकिन अचानक टेरी भी मार्टिन के पीछे बार पहुंच गया और उन्हें बात करते देख लिया। यह देखकर टिम जल्दी से चला गया। मार्टिन ने टेरी से झूठ बोला कि वह तो कोई अनजान आदमी था जो यूं ही बात कर रहा था। टेरी अब थोड़ा सतर्क हो गया, लेकिन उसने मार्टिन को पकड़ा नहीं। जब मार्टिन वहां से गई तो टेरी ने छिपकर किसी को फोन किया।
वहीं इंग्रेड ने भी टीम को गुप्त रिपोर्ट दी कि गैंग का मुखिया माइकल लंदन छोड़कर त्रिनिदा जाने की तैयारी कर रहा है। उसने अपना कुछ गैरकानूनी धंधा लू वोगल को सौंप दिया था, वही जिसे पहले देखा गया था। टीम ने इंग्रेड से कहा कि सावधान रहना और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। बस उन तस्वीरों को हासिल करना जरूरी था। माइकल कहीं भी भागे उसे पकड़ ही लिया जाएगा। टेरी बार से लौटकर खुदाई के काम में लग गया, लेकिन अचानक सुरंग ढह गई और टेरी एक गहरे गड्ढे में गिर गया। सौभाग्य से उसे कोई चोट नहीं लगी। कर्नल गड्ढे को देखने आया और पाया कि यह 1665 की लंदन प्लेग महामारी के समय की सामूहिक कब्र थी। अजीब बात यह थी कि यह कब्र ठीक बैंक के वॉल्ट के नीचे थी। इससे उन्हें बहुत समय बच गया। उन्होंने कब्र के ऊपर से ही वॉल्ट की फर्श तोड़ दी। टेरी ने ऊपर जाकर देखा और पुष्टि की कि वही बैंक का वॉल्टर था, लेकिन खुदाई से निकली जहरीली गैस और धूल के कारण सबको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसीलिए सबने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया और फिर धूल शांत होने के बाद चोरी की कार्यवाही शुरू करने का प्लान बनाया। बाहर निगरानी कर रहा एडी खुद से पूछ बैठा कि अंदर सब कैसा चल रहा है। जवाब में उसे बहुत अच्छी खबर मिली। सब लोग वॉकी टॉकी पर हंसी जाक में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत गलती से पास के एक रेडियो शौकीन ने सुन ली। उसने बातचीत से अंदाजा लगाया कि यह बैंक डकैती हो सकती है और तुरंत पुलिस को सूचना दी। लेकिन शुरू में पुलिस ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। फिर उस व्यक्ति ने बातचीत रिकॉर्ड करके दोबारा पुलिस को कॉल किया, मगर रेडियो की रेंज 10 किलोमीटर है तक थी और इतने बड़े इलाके में सैकड़ों बैंक थे। बातचीत में किसी खास बैंक का नाम नहीं था। उधर टेरी और उसकी टीम आराम कर रही थी, तो फिलहाल कोई और बातचीत नहीं सुनी गई। इस बीच इंस्पेक्टर रॉय ने एक अफसर को रेडियो पर नजर रखने को कहा और खुद स्पेशल एक्शन की तैयारी में निकल गया। उसी समय जब सभी गहरी नींद में थे, मार्टिन चुपचाप अकेले बैंक के वॉल्ट में पहुंच गई। टिम के दिए गए इशारे के अनुसार उसे लॉकर नंबर 118 ढूंढना था। तभी अचानक टेरी, जो मार्टिन के पीछे पीछे आया था, अचानक बोल पड़ा। ये देखकर मार्टिन घबरा गई। टेरी के दिल में अब पक्का यकीन हो गया था कि मार्टिन कुछ न कुछ सबसे छुपा रही है, लेकिन फिर भी उसने उसे सबके सामने बेनकाब नहीं किया। टेरी ने इशारों इशारों में बात करके उसकी असली मंशा जानने की कोशिश की, लेकिन मार्टिन भी चालाक थी। जब तक उसे मजबूर ना किया जाए, वो सच नहीं बताने वाली थी। ऐसे तनाव भरे माहौल में जहां दोनों अकेले थे, एक जोशीले किस ने दोनों के बीच के शक को थोड़ी देर के लिए खत्म कर दिया। सुबह होते ही पुलिस ने शहर भर में भारी तादाद में पुलिस गाड़ियां भेजी, जो अलग अलग टीमों में बंटकर हर बैंक की जांच कर रही थी। उनका मकसद था कि शायद किसी बैंक लुटेरे की बातचीत वॉकी टॉकी पर सुनकर उसका पता लगाया जा सके। उधर टेरी और उसकी टीम पूरी तरह आराम करने के बाद वॉल्ट में घुस गए और तेजी से लूटपाट शुरू कर दी। जैसे जैसे लॉकर खुलते गए, सामने सोना, हीरे जवाहरात और नोटों की गड्डियां आती गई। मार्टिन का पूरा ध्यान बॉक्स नंबर 118 पर था, लेकिन टेरी उससे पहले ही उस लॉकर तक पहुंच गया। उसने देखा कि उस बॉक्स में माइकल से जुड़ी कुछ फाइलों के साथ साथ राजकुमारी मार्गेट की आपत्तिजनक तस्वीरें भी थीं। अब टेरी को समझ में आ गया कि मार्टिन असल में क्या छिपा रही थी और क्यों। उसे पता चल गया कि यह बॉक्स बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है, लेकिन टेरी पहले से सतर्क था। उसने यह बात बाकी साथियों को नहीं बताई ताकि कोई नया विवाद ना खड़ा हो। उसी समय 2 पुलिस गाड़ियां लॉयडर्स बैंक के सामने आकर खड़ी हो गई। एडी ने तुरंत वॉकी टॉकी पर सबको जानकारी दी। वहीं रेडियो पर निगरानी रख रहे अधिकारी ने भी यह बातचीत सुनी और इंस्पेक्टर रॉय को रिपोर्ट दी। लेकिन अभी तक पूरे शहर में दर्जनों बैंकों के बाहर पुलिस थी, इसीलिए वॉकी टॉकी की लोकेशन तय करना मुश्किल था। बैंक मैनेजर ने पुलिस के साथ बैंक का दरवाजा खोला और तहखाने तक पहुंचा। उन्होंने देखा कि उसका दरवाजा पूरी तरह सुरक्षित था और उसे खोलने की अनुमति सिर्फ सोमवार सुबह ही बैंक डायरेक्टर दे सकता था। इसलिए पुलिस और मैनेजर बैंक से लौट गए। अब टेरी और उसकी टीम ने चैन की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि वहां ज्यादा देर रुकना सही नहीं। उन्होंने एडी को भी तुरंत हट जाने के लिए कहा, लेकिन तभी एक एम्बुलेंस तेज सायरन के साथ बैंक के सामने आ गई। एडी जैसे ही वॉकी टॉकी से सूचना देने वाला था, उसका वॉकी टॉकी नीचे गिर गया। टेरी को जब एडी की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली,
तो उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने फौरन सबको समेटा और वहां से निकल पड़ा। यह एडी की गलती ही थी जिसने टेरी और उसके साथियों को बचा लिया। अगर उसने एम्बुलेंस शब्द वॉकी टॉकी पर बोल दिया होता तो शायद पुलिस उन तक पहुंच जाती। अब जब पुलिस को और कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने लॉयड्स बैंक को संदिग्ध लिस्ट से हटा दिया। टेरी और उसकी टीम सब कुछ समेटकर अपनी गाड़ी में बैठकर अंडरग्राउंड पार्किंग से बाहर निकल गए। टिम, जो पहले से घात लगाए बैठा था, तुरंत अपनी टीम को उनकी गाड़ी रोकने का आदेश दिया, लेकिन टिम धोखा खा गया। उस गाड़ी में कुछ भी नहीं था। असल में पिछली रात बार में टेरी को समझ आ गया था कि अब वह मार्टिन पर भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए टेरी ने पहले से ही एक ड्राइवर को किराए पर बुला लिया था। जब टेरी ने उसे इशारा दिया तो ड्राइवर ट्रक को दूसरी जगह ले गया, जबकि टेरी और उसकी टीम एक अलग गाड़ी में चोरी का सारा माल चुपचाप लेकर निकल गई। इसके बाद टेरी सभी को एक पुराने गोदाम में ले गया, जहां उन्होंने लूट के सामान की गिनती शुरू की। वहां उन्हें बड़ी मात्रा में सोना, हीरे जवाहरात और कुछ ऐसे दस्तावेज और तस्वीरें मिली जो बड़े नेताओं और सांसदों की बदनामी कर सकते थे। सबने मिलकर माल बांटा। बाम्बोस और कर्नल ने अपना हिस्सा लिया और सबसे पहले वहां से चले गए। फिर टेरी ने वह फोटोज निकाली जो शाही राजकुमारी से जुड़ी थी और साफ कह दिया कि मार्टिन ने सबके साथ झूठ बोला था। अब डेव और केविन को भी समझ आ गया कि मामला गंभीर है। आखिर में मार्टिन को सारा सच बताना पड़ा। तब टेरी और उसके दोनों दोस्तों को पता चला कि इस पूरी योजना की असली सच्चाई उनसे छुपाई गई थी। अब सबको समझ में आ गया कि MI5 जैसी संस्था से उलझना आम इंसान के बस की बात नहीं। वे पुलिस से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा करना मौत को बुलावा देने जैसा है। डेव ने सोचा, अब सबसे जरूरी है बच निकलना, और वह अकेले ही गोदाम से चला गया। उधर टिम को समझ में आ गया था कि टेरी और उसकी टीम ने उसे चालाकी से बेवकूफ बना दिया है, लेकिन उसे यकीन था कि मार्टिन उससे फिर संपर्क करेगी, क्योंकि अब उसके पास वो फोटो थी। अगली सुबह लॉयड्स बैंक के अंडरग्राउंड वॉल्ट को खोलने की इजाजत मिली। बैंक मैनेजर वॉल्ट के अंदर की हालत देखकर दंग रह गया। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने जल्दी से पूरी जगह को घेर लिया। मार्टिन और टेरी ने टिम को फोन किया और नॉर्थ आइसलैंड रेलवे स्टेशन पर मिलने का प्लान बनाया। उधर MI6 के डायरेक्टर को जब पता चला कि बैंक लूट की खबर पूरे शहर में फैल चुकी है तो वह बहुत परेशान हो गया। वह चाहता था कि यह मामला चुपचाप सुलझ जाए, लेकिन अब यह एक बड़ा मामला बन चुका था। अगर पुलिस लुटेरों को पहले पकड़ लेती और वे राजकुमारी की तस्वीरें सामने आ जाती तो देश में बड़ा बवाल मच सकता था। इसलिए डायरेक्टर ने अपने अफसरों को आदेश दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर पुलिस से कहो कि वे जांच छोड़ दें, ताकि MI5 खुद इस मामले को संभाल सके। जब यह खबर फैली तो कुछ लोग बहुत गुस्से में आ गए। सबसे पहले थे लू वोगल और उसकी साथी सोनिया, और उनके साथ मिला हुआ एक भ्रष्ट पुलिस अफसर। लू वोगल और सोनिया वेश्यावृत्ति और हाई एंड एडल्ट क्लब चलाते थे। लू वोगल के लॉकर में पुलिस को दी गई रिश्वतों की पूरी लिस्ट थी। सोनिया के लॉकर में कई सांसदों और अफसरों की आपत्तिजनक तस्वीरें थीं। अगर यह सब बाहर आ जाता तो सबका करियर और इज्जत खत्म हो जाती। लू वोगल ने यह खबर तुरंत माइकल को भी दी, जो उस समय विदेश में छिपा हुआ था। जब माइकल को यह सब पता चला तो वह बहुत घबरा गया। राजकुमारी की आपत्तिजनक तस्वीरें माइकल के लिए एक सुरक्षा कवच जैसी थीं, जिससे वह बिना किसी डर के काम कर सकता था। अगर सरकार को यह तस्वीरें मिल जाती तो शायद उसे मरने के बाद भी दफनाने की जगह ना मिलती। लेकिन लू वोगल, जो माइकल का अच्छा जानकार था, ने वादा किया कि वह राजकुमारी की तस्वीरें वापस लाने में मदद करेगा। हालांकि लू वोगल को अपनी चीजों की चिंता ज्यादा थी। अब माइकल को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे शक हुआ कि हकीकी प्रेमिका इंग्रेड, जो उसकी बहन जैसी थी, इस सब में शामिल हो सकती है। माइकल एक बेरहम और ठंडे दिल वाला आदमी था। इस बार इंग्रेड खतरे में पड़ सकती थी। इधर एक और घटना में टेरी तय समय पर ट्रेन स्टेशन पर टिम से मिला। टिम के किसी चालबाजी से बचने के लिए टेरी सिर्फ कुछ ही फोटो साथ लाया था। उसने टीम से साफ कहा कि बाकी फोटो तभी देगा जब सरकार की ओर से उन्हें माफी का आधिकारिक पत्र, नए पासपोर्ट और देश से बाहर निकलने की अनुमति मिलेगी। टीम ने तुरंत यह बात डायरेक्टर को बता दी। पहले डायरेक्टर को लगा था कि सिर्फ राजकुमारी की तस्वीरें ही समस्या है,
लेकिन अब मामला कई बड़े सरकारी अफसरों तक जा पहुंचा था, यहां तक कि खुद डायरेक्टर का नाम भी सामने आने वाला था। अब डायरेक्टर अकेले फैसला नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने संसद से डी नोटिस डिफेंस एडवाइजरी नोटिस जारी करने की मांग की, जिससे मीडिया को इस मामले पर रिपोर्टिंग से रोका जा सके। उधर लू वोगल भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के साथ बैठकर उपाय सोच रहा था। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले बैंक के सामने एक जोकर जैसे दिखने वाला एक एडल्ट फिल्म अभिनेता बार बार फोटो खींच रहा था। अब उसे शक होने लगा कि शायद वह भी इसमें शामिल था। फिर लू वोगल ने दो भ्रष्ट पुलिस वालों को आदेश दिया कि डेव को, जो भागने की तैयारी में था, पकड़कर ले आए। डेव को पकड़ने के बाद उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। अंत में डेव ने सब कुछ कबूल कर लिया। अब उन पुलिस वालों ने डेव से मिली जानकारी से बाकी लोगों की तलाश शुरू कर दी। जब वे मार्टिन के घर पहुंचे तो MI5 के लोगों ने उन्हें वहां से भगा दिया। आखिरकार वे टेरी के गैराज में एडी को ढूंढ पाए और उसे किडनैप कर लिया। जाते जाते उन्होंने एडी की पत्नी को एक विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि टेरी को बुलाने को कहे। इस समय तक लॉयड्स बैंक की डकैती की खबर पूरे लंदन में फैल चुकी थी। टेरी और उसकी टीम की उस रात की बातचीत पुलिस बार बार रेडियो पर चला रही थी। टेरी की सबसे बड़ी बेटी ने उसके पिता की आवाज पहचान ली और अपनी मां को बताया। बड़ी टेरी की पत्नी घबराई हुई थी। तभी टेरी ने खुद उसे फोन किया। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, लेकिन उसने बताया कि वह ठीक है और वड़ी अब बच्चों को सख्त हिदायत दी कि वे घर से बाहर ना निकलें। इसके बाद टेरी ने गैराज में फोन किया। वहां लिली रोते हुए बोली कि एडी को किडनैप कर लिया गया है और जो नंबर पुलिस वाले छोड़ गए थे वह उसने टेरी को बता दिया। टेरी ने उस नंबर पर कॉल किया। फोन पर सीधे लू वोगल ने बात। उसने टेरी को धमकी दी कि अगर वह लेजर रिश्वत का हिसाब किताब और राजकुमारी की आपत्तिजनक तस्वीरें नहीं देता तो एडी की जान चली जाएगी। टेरी के लिए यह तस्वीरें ही उनकी आजादी की आखिरी उम्मीद थी। उन्हें वह किसी कीमत पर नहीं दे सकता था, लेकिन उन्हें वह लेजर याद ही नहीं था जिसकी बात लू वोगल कर रहा था। इसलिए टेरी ने फोन पर साफ इनकार कर दिया कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। टेरी के सख्त रवैया को देखकर लू वोगल ने अपने आदमी को आदेश दिया कि डेव को गोली मार दी जाए। ये देखकर एडी डर के मारे रो पड़ा और उम्मीद करने लगा कि टेरी उसे जरूर बचाएगा। फिर लू वोगल ने टेरी को 1 घंटा दिया। अगर उसने लेजर नहीं ढूंढा तो एडी की जान जाएगी। फोन कटने के बाद टेरी और केविन तुरंत ट्रक में जाकर ढूंढने लगे। बहुत सारी चिट्ठियों और कागजों के बीच उन्हें वह लेजर मिल ही गया जिस पर लू वोगल का नाम था। उसमें सभी रिश्वत की रकम और विवरण दर्ज थे। उस लेजर में कई पुलिस अधिकारियों और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की रिश्वत की तारीखें और समय लिखे थे। अब जबकि वह लेजर मिल चुका था, टेरी और उसके साथियों के सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई थी। अगर वे वह लेजर लू वोगल को दे देते तो MI6 उन्हें कभी माफ नहीं करता, लेकिन अगर वे राजकुमारी की तस्वीरें MI5 को दे देते तब भी भले ही सरकार माफ कर दे, एडी की जान नहीं बचती। ऊपर से लू वोगल उन्हें मारने के लिए लोगों को भेज देता। लेकिन जब उन्होंने अच्छे से सोचा तो समझा कि अभी दोनों पक्षों को जिन चीजों की जरूरत है वो टेरी और उसके लोगों के पास है, यानी अब पूरा नियंत्रण उनके हाथ में था। आखिरकार उन्होंने दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ खेलकर बचने की योजना बनाई। इस योजना को अंजाम देने के लिए टेरी ने लू वोगल से संपर्क किया और कहा कि अगली सुबह 11 बजे पैडिंगन स्टेशन पर मुलाकात होगी। एक तरफ बंधक एडी, दूसरी तरफ फोटो और लेजर का सौदा। टेरी ने लू वोगल को धमकी दी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह सारी रिश्वत की जानकारी पब्लिक कर देगा। सबसे बुरा यह होगा कि सब बर्बाद हो जाएंगे। लू वोगल को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि उसे अपनी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी, इसीलिए उसने जल्दी ही हां कर दी। इधर डकैती के बाद जो 2 लोग पहले चले गए थे, बम्बोस और कर्नल, उन्हें अज्ञात लोगों ने मार डाला। एक और घटना में टेरी पासपोर्ट के लिए अपनी केविन और मार्टिन की फोटो लेकर दोबारा टीम से मिला। टिम ने बताया कि लॉर्ड माउंटबेटन खुद इस मामले को संभालने को तैयार हैं। टेरी ने शर्त रखी कि सौदा अगली सुबह 11 बजे पैडिंगन स्टेशन पर ही होगा। उधर माइकल को अब पता चल गया था कि इंग्रेड असल में MI5 की जासूस थी। आखिरकार निर्दयी माइकल ने इंग्रेड को एक फार्म हाउस में ले जाकर बेरहमी से मार डाला। अगली सुबह टेरी और उसके साथी आगे की तैयारी करने लगे।
बदलाव से पहले उन्होंने अखबारों में उस पुलिस अधिकारी का नाम ढूंढा जो बैंक डकैती के केस की जांच कर रहा था। फिर उस नाम की तुलना लू वोगल की रिश्वत की लिस्ट से की। आखिरकार उन्हें पता चला कि इस केस की जांच कर रहे अधिकारी का नाम चीफ इंस्पेक्टर रॉय था। उसका नाम रिश्वत लेने वालों की सूची में नहीं था, यानी वह ईमानदार था। टेरी ने अनुमान लगाया कि रॉय एक सच्चा और निष्पक्ष पुलिस वाला है। फिर उसने लेजर की एक पेज फाड़ा और केविन को कहा कि वह खुद जाकर वह पेज चीफ इंस्पेक्टर रॉय को दे आए। केविन ने पूरी स्थिति चीफ इंस्पेक्टर रॉय को बताई। उसने कहा कि अगर रॉय को पूरी रिश्वत की लिस्ट चाहिए तो वह ठीक सुबह 11 बजे पैडिंगन स्टेशन पर पहुंचे। वहीं वह भ्रष्ट पुलिस अफसर को पकड़ सकता है। जब स्टेशन पर सभी पहुंचे तो टेरी और मार्टिन अलग अलग हो गए। असल में टिम पहले ही स्टेशन पर आ चुका था, लेकिन टेरी से मिलने लॉर्ड माउंटबेटन आए थे। टिम ने यह पक्का किया कि सौदा बिना किसी परेशानी के पूरा हो। इसी बीच टेरी अकेले तय किए गए स्थान पर पहुंच गया। तभी लू वोगल और भ्रष्ट पुलिस अफसर एडी को लेकर वहां आए। लेकिन जैसे ही वे टेरी के पास आने लगे, उन भ्रष्ट अफसरों ने स्टेशन पर MI6 के 2 एजेंटों को देख लिया जो एक दिन पहले मार्टिन के घर आए थे, और वे डरकर पिछले गेट की तरफ भाग गए। टेरी ने देखा कि एडी को फिर से ले जाया जा रहा है। वह घबरा गया। सौभाग्य से ठीक समय पर लॉर्ड माउंटबेटन वहां आ पहुंचे और दोनों पक्षों ने जल्दी से सौदा पूरा कर लिया। टेरी तुरंत पीछे के रास्ते से उनका पीछा करने लगा। उसने लू वोगल को पकड़कर जमकर पीटा। तभी दूसरा भ्रष्ट अफसर बंदूक निकालकर टेरी को मारने वाला था, लेकिन टेरी ने उसे भी काबू कर लिया और एडी को बचा लिया। इसी वक्त चीफ इंस्पेक्टर रॉय अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया और सभी अपराधियों को पकड़ लिया। आमतौर पर टेरी और उसके साथियों को भी कानून के तहत सजा मिलती, लेकिन इस बार टिम ने मदद की क्योंकि टेरी के पास लॉर्ड माउंटबेटन का माफीनामा था। इसलिए इंस्पेक्टर रॉय ने टेरी और उसके साथियों को छोड़ दिया। टेरी ने अपना वादा निभाया। उसने लू वोगल की रिश्वत वाली लेजर इंस्पेक्टर रॉय को सौंप दी। अब जब MI5 को राजकुमारी की फोटो वापस मिल गई तो उन्हें किसी बात की चिंता नहीं रही। उन्होंने सीधा माइकल के ट्रिनेड वाले घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्होंने फार्म हाउस के कोने में इंग्रिड की लाश भी खोज ली। आखिरकार माइकल को 1975 में उसके कई अपराधों के लिए फांसी दे दी गई। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। इस फिल्म के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में बताएं।